तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 इतिहास, हरियाणा बोर्ड के लिए है। ये हरियाणा वालों के लिए नई किताब जारी करी गई है, हमारा भारत एक। तो ये किताब का नाम है और इस किताब का पहला अध्याय हम करेंगे। पाठ का नाम है हमारे पास सरस्वती सिंधु सभ्यता। ये सभ्यता बहुत पुरानी है, बहुत मज़ेदार कहानी है। इसके बारे में जान के मज़ा ही आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। एक काम की जानकारी जो मैं आपको देना चाहूँगा जो और बहुत काम आएगी। देखो, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है cclchapter.com। इस वेबसाइट के ऊपर आप विजिट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जो पेज है ना, मतलब एक पेज मैंने बहुत सारे कंटेंट यहाँ पे मिलेगा आपको क्लास 6 का। तो ये जो किताब है इसके सब कुछ सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर यानी अभ्यास वाले प्रश्न उत्तर, उसके साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं इस वाली बुक की। तो सारी जो भी कंटेंट है सारा कुछ इस वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है cclchapter.com पे। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जो है सामाजिक विज्ञान का तो कर ही सकते हो आराम से। बाकी जो है अगर आपको इसकी वीडियोस के थ्रू समझना है तो एक प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ों की वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो अगर वीडियोस के थ्रू समझना है तो वैसे तो समझ ही रहे हो, बाकी अगर दूसरी भी वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो आखिरी में वो प्लेलिस्ट अपने आप स्क्रीन पे ही दिख जाएगी। तो फिलहाल हम चैप्टर शुरू करते हैं। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत मज़ेदार कहानी है। ये कहानी बहुत पुरानी है, आज से लगभग 7000 साल पहले, 7000 साल पहले की बात है कि एक शहर बसा हुआ था, बसना शुरू हुआ था। धीरे धीरे समय बदलता गया, उनकी तरक्की बहुत तेज़ी से बढ़ती गई और अंत में वो शहर बर्बाद हो गया। बड़ा दुख हुआ ये जान के। फिर जो है एक ऐसे ही समय बीतता गया और हमें पता चला कि धरती के नीचे कोई शहर दबा पड़ा है। हमने उसको खोद के निकाला और पता लगा भाई ये तो जादू से कम नहीं था। वह उन लोगों के पास में, हमसे 7000 साल पहले के जो लोग थे उनके पास में इतने खतरनाक जो औजार थे, जो देखने को हमें मिले, जो चीज़ें हमें उनके पास से मिली, वो हमें सोचने में मजबूर कर दिया। क्योंकि यार वो टेक्नोलॉजी उस समय जो थे वो आज भी हैं। सोचो यार कितनी एडवांस सभ्यता रही होगी वो। तो यहाँ पे उसी की बात करेंगे हम, वो है सरस्वती सिंधु सभ्यता। ये जो सरस्वती है, सिंधु है ना, ये नदियों के नाम हैं और ये जो शहर थे ये इन नदियों के किनारों पर बसे हुए थे। इसी कारण से हम इसको सरस्वती सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। देखो यहाँ पर आओ जाने पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं नदियों का सभ्यता से संबंध क्या होता है। देखो, सरस्वती सिंधु जो सभ्यता है ना, इसमें आपको नगर योजना, भवन निर्माण, जनजीवन, शिल्प कला एवं व्यापार, ये सारी चीज़ों के बारे में सीखने को मिलेगा। ये एक बच्चा है जिसका नाम है सागर। तो यहाँ पे बताते हैं, सागर द्वारा नदियों का मनुष्य के जीवन में महत्व पर लेख लिखने के बाद क्या होता है। सागर अपने पिताजी से बोलता है, पापा क्या आप मेरे लिखे लेख को जांच सकते हैं, यानी कि देख सकते हो कि मैंने सही लिखा है या गलत। तो पापा बोलते हैं, लाओ दिखाओ मेरे को। तो अब देखते हैं क्या मिलता है। सागर इस लेख में यह बिंदु जोड़ना जरूरी है कि हम सभी सभ्यताएं और बड़े बड़े नगर नदियों के किनारे ही पनपे हैं। तो अब देखते हैं सागर क्या बोलता है पिता को। अच्छा पापा ठीक है जरूर, पर हम पहले आप मुझे यह विस्तार से समझाइए कि नदियों का सभ्यताओं और नगरों से क्या संबंध है, तभी तो मैं लिखूंगा उस चीज को। तो पापा बोलते हैं, ठीक है सागर, चलो आ जाओ, बैठ जाओ मेरे पास, चलो समझते हैं आज हम इन सभ्यताओं का खुफिया राज। देखो ये जो वीडियो है ना, इसमें मैं सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल के साथ में कराने वाला हूँ, लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी। एक और टाइप की मतलब अलग से मैंने वीडियो बना रखी है हर एक चैप्टर की, जिसके अंदर आपको जस्ट सिंपल मैं क्विकली रिवीजन करा रहा हूँ, छोटी छोटी वीडियोस है वो। तो उसके अंदर जो है आपको चैप्टर जल्दी कवर हो जाएगा, बट उसमें वो डिटेल उतनी ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ पे डिटेल बहुत ज़्यादा मिलेंगी, मतलब पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन समझाने वाला हूँ यहाँ पे। तो अगर वो वाले तरीके से अच्छे से समझ आए तो वो वाले तरीके से समझ सकते हो। अब यहाँ पे बताते हैं, नदियों से मनुष्य को जल की आपूर्ति होती है।
पूरे वर्ष यहाँ कृषि और मवेशियों के लिए पानी आसानी से उपलब्ध रहता था। विश्व की सभी सभ्यताएं जल स्रोतों विशेषकर नदियों के किनारों पर ही पनपी है, क्योंकि सभी को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। और ये पानी कहाँ से मिलता था? नदियों से मिलता था। सरस्वती नदी जो है ये भारत की प्राचीनतम नदियों में से एक थी, जो आज विलुप्त हो चुकी है। पानी सूख गया है इस नदी का। इस नदी की अनेक शाखाएं भी थी। विभिन्न प्रमाणों से इस नदी की उपस्थिति 5000 वर्ष पहले तक मानी जाती है। मतलब उसके बाद ये खराब होनी स्टार्ट हो गई। भू आकृतिक अवशेषों एवं उपग्रहों द्वारा प्राप्त चित्रों से पैलियो चैनल द्वारा सरस्वती नदी का प्रवाह निश्चित होता है। खुदाई में सबसे अधिक सन 1500 के लगभग पुरातात्विक स्थल इन्हीं नदियों के किनारे पर हमको मिले हैं। सरस्वती नदी आदिबद्री से निकलकर हरियाणा के यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा से बहती हुई राजस्थान व गुजरात होती हुई अरब सागर में गिरती थी। मतलब अलग ही टाइप की नदी थी ये, और ये नदी सूख चुकी है, काफी लंबी नदी थी। दूसरी नदी सिंधु नदी थी, जो आज भी बहती है, आज भी जिंदा है। इसका अधिकतर प्रवाह वर्तमान पाकिस्तान में, ये इसका जो पानी है पाकिस्तान में जाता है। मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, बालाकोट जैसे जो प्रमुख स्थल हैं वो इस नदी के किनारे पर बसे हुए थे। कुछ शहर थे जो सरस्वती नदी के किनारे पर बसे थे और कुछ सिंधु नदी के किनारे पर बसे हुए थे। यहाँ पे बता रहे हैं हमको कि सिंधु नदी के किनारे पर जो शहर बसे हुए थे उनके नाम थे मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, बालाकोट। और यहाँ पे जो बसे हुए थे, यहाँ पे इन शहरों से होते हुए गुजर रही थी, और शहरों के नाम हम आगे जानने को मिलेंगे। अब बताते हैं सरस्वती, सिंधु एवं इनकी सहायक नदियों के किनारे मिले अनेक नगर अवशेषों, पुरास्थलों के आधार पर ही इस सभ्यता को सरस्वती सिंधु सभ्यता कहा जाता है। यहाँ पे आप ये फोटो देख सकते हो। फोटो से आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से ये प्रवाहित हो रही है। तो ये जो है यहाँ पे हमारा शहर है चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी है जो कि, और यहाँ से ये नदी ऐसे बहती हुई है, सरस्वती नदी है ये नीले रंग में, और यहाँ से ऐसे बहती हुई और ये ऐसे गुजरात से होती हुई निकल जाती है। यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये आप देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा, ये यहाँ पे ये बाहर जा रही है यहाँ से। उसके बाद में जो है यहीं से ऐसे घूम फूम, मतलब काफ़ी लंबी नदी थी। और अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पे जो है कुछ शहरों के नाम आप देख सकते हो, मोहनजोदड़ो, झुंकार, जैसलमेर, चन्हुदड़ो, बालाकोट, धोलावीरा। तो ये कहाँ कहाँ पे पड़ते हैं? हड़प्पा यहाँ पे है। अब देखते हैं आगे। तो क्या आप जानते हैं, ये बंदर बताएगा हमको कमाल की बातें। देखते हैं इस बंदर को आज क्या पता है। क्या आप जानते हैं प्राचीन भौतिक अवशेष अपनी कहानी स्वयं बताते हैं। पहली बार ये अवशेष हड़प्पा में देखने को मिले थे। वहां पर हुआ क्या था, जब वहां पर रेल लाइन बिछाने के लिए रोड़े चाहिए, तो रोड़े का मतलब समझते हो ना, पत्थर चाहिए थे, छोटे छोटे वो पत्थर होते हैं ना जो जमीन में डालते हैं, तो वो चाहिए थे। मजदूर वहां नजदीक एक टीले से ईंटों के रोड़े उठा लाए। तब पहली बार अंग्रेजी अधिकारियों के ध्यान में यह जगह सामने आई। पता लगा कि भैया यहाँ से इतनी ईंटें कैसे निकाल के ला रहे हो तुम। तो तब इसकी खोजबीन शुरू हुई। तो 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में जब रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खुदाई करवाई गई। हड़प्पा एक शहर है, ठीक है, मतलब उधर कोई जगह है, तो उसी के नाम पे इनका नाम रखा गया है। तो खुदाई वहां पे जब करवाई गई तब एक विशाल नगर के अवशेष निकले। मतलब पूरा का पूरा शहर नीचे हमें दफन देखने को मिला। 1922 में फिर राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो से भी इसी प्रकार के अवशेष प्राप्त किए गए। मतलब वहां पे भी खुदाई करी गई तो वहां पे भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। तो यहाँ पे इस फोटो से आप ये देख सकते हो, इतना बड़ा ये पूरा शहर ईंटों से बना हुआ पक्का शहर था। तो ये पूरा मिट्टी के नीचे दबा हुआ था। इस चित्र में जो देख रहे हो आप, ऊंचे नगर के अवशेष के साथ ही विशाल स्नानागार मौजूद है। ये जो है ना, ये एक तालाब हुआ करता था उस टाइम पे, विशाल स्नानागार जिसको बुलाते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे इनकी नगर योजना। नगर योजना इनकी किस हिसाब से थी, कैसी थी इनकी नगर योजना। अब नगर योजना बताते हैं, सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों के अवशेष हमें दो भागों में मिले हैं। पश्चिमी भाग छोटा था परंतु ऊंचाई पर बना हुआ था, इसे दुर्ग क्षेत्र नगर दुर्ग कहा गया है। पूर्वी भाग बड़ा था जिससे निचला नगर कहा गया है। देखो यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, आसान सा है। जो पश्चिमी भाग था ना, एक शहर था, हम पहले तो हमें दिशाओं का पता होना चाहिए। दिशाएं नहीं पता तो फिर तो दिक्कत आएगी। ऊपर जो है ना वो ऐसे दिखाने के लिए एक दिशा होती है उत्तर, उत्तर के उल्टी साइड होता है दक्षिण दिशा।
यहाँ पे होता है पूर्व दिशा और यहाँ पे होती है पश्चिम दिशा। अब मैप में मैं आपको सारी चीज़ें जब दिखाऊंगा ना तो आसान रहेगा आपको। तो ये है, इधर है पश्चिम दिशा। अब यहाँ पे हमको बताते हैं कि जो पश्चिमी भाग था, यानी कि इधर वाला एक इलाका है, वहाँ का इधर वाला भाग छोटा था परंतु ऊंचाई पर बना हुआ था, बाढ़ वगैरह पानी वगैरह ना घुसे। जैसे ये वाला हिस्सा आप देख सकते हो, इसको दुर्ग क्षेत्र कहते थे। पूर्वी भाग बड़ा था, ये बड़ा इलाका होता था, और जिसको जो है निचला नगर कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे जो है पानी कभी भी आ सकता था। यहाँ पे ज़्यादा ऊंचाई देखने को हमें नहीं मिलती थी। अधिकतर पुरास्थलों के दोनों हिस्सों को चार दीवारी से घेरा गया था, जिसे पक्की ईंटों से बनाया गया था। वे इतनी मजबूत दीवारें थीं कि आज भी खड़ी हैं। सोचो यार, इतने 7,000 साल पहले की जो बात है, जो इतिहास है, वो आज भी जिंदा खड़ा है। इतनी मजबूत दीवारें उन लोगों ने उस टाइम पे बना दी थी। कुछ सार्वजनिक निर्माण कार्य भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो में एक बड़ा स्नानागार मिला है। क्या मिला है वहाँ पे मोहनजोदड़ो के अंदर? एक बड़ा स्नानागार। स्नानागार क्या होता है? एक तालाब होता है, पानी में नहाने का, पानी भर देते हैं वहाँ पे नहाओ, पूरा जैसे मेला वगैरह लगता है, तो वैसा सीन था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हैं, चारों ओर कमरे बनाए गए हैं। कुएं से पानी निकालकर इसे भरा जाता था। इसे खाली करने के लिए नाली भी बनी है। क्या बात है! ऐसा लगता है कि धार्मिक पर्व पर इसमें स्नान किया जाता होगा। अब हम जानते हैं ये कमाल का जो है स्नानागार हमें देखने को मिला, लेकिन वहाँ पे सिर्फ स्नानागार ही ऐसा इकलौती चीज़ नहीं थी जो ऐसी जादुई थी, मतलब उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। यहाँ पर हमें सड़कें, नालियाँ भी खतरनाक लेवल की देखने को मिली। ये वो नालियाँ हैं जो आज भी हम जिनकी कल्पना करते हैं। सड़कें वहाँ पे 13 फुट से 33 फुट तक चौड़ी होती थी। वह गलियों की चौड़ाई 9 से 12 फुट होती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण पर काटने का आप मतलब अगर नहीं समझ आया तो जैसे यहाँ से एक मेन सड़क जा रही है हमारी, ठीक है, ये चली गई, यहाँ से एक मेन सड़क चली गई हमारी, तो अब ये जो है ना गलियां ऐसे नहीं है कि आजकल की गलियों की तरह एक बार लेफ्ट राइट ऐसे नागिन बन के नहीं जाएंगी। वो ऐसे जाती थी, ऐसे कटी हुई थी, बिल्कुल समकोण पे कटी हुई थी वो। तो इस हिसाब से उनको बनाया गया था उस पूरे शहर को कि वहां पे किसी को दिक्कत ही नहीं होती थी। अब किसी के घर है, देखो घर सबके रोड पे ही लगते थे ऑलमोस्ट, ऐसे इस हिसाब से उनको बनाया गया था। और इसी चीज को देखते हुए ना चंडीगढ़ शहर भी बनाया था बाद में। तो मस्त ही चीज़ थी, मस्त दिमाग लगा के उसको बनाया गया था। अब यहाँ पे साइड में कुछ लिख रखा है, सड़कों के दोनों ओर नालियाँ बनी थी। ऊपर वाला जो था ना उसको नीचे लिखा गया है यहाँ पे, सड़कों के दोनों ओर नालियाँ बनी थी। घरों में प्रयुक्त पानी इन नालियों में आकर गिरता था। ये नालियाँ ईंटों से ढकी होती थी, जिनको हटाकर आसानी से नालियाँ साफ की जा सके। ऐसे ढक देते थे, पक्की नालियाँ बना के, और उसके ऊपर ईंटें ढक दी गई थी। और ये नालियां मुख्य नाले में जाकर गिरती थी, जो नगर से बाहर पानी को ले जाता था। विश्व की एकमात्र सभ्यता है जिसमें इतनी व्यवस्थित नालियों की व्यवस्था मिली है। यानी कि नालियां भी यार, नालियों पर भी इतना ध्यान। और आजकल की जो सरकार है वो कोशिश कर रही है कि इनके जैसी नालियां बना पाए। देखो तुम यार, है ना कितने एडवांस लोग ये। अब देखते हैं हम भवन निर्माण योजना के बारे में। अब ये भवन निर्माण योजना कैसी है, चलो जानते हैं। घरों का निर्माण, यानी भवन होते हैं घर हमारे, तो घर कैसे बने हुए थे उस टाइम पे, हमने क्या क्या जान लिया अभी तक। हमने जान लिया सड़कें कैसी थी, नालियां कैसी थी। अब हम जानेंगे घरों के बारे में। तो घरों का जो निर्माण है वो एक निश्चित योजना से होता था। आमतौर पर घर 2 मंजिल के होते थे। 2 मंजिल के घर उस समय, घर में आंगन होते थे तथा रसोई घर, स्नानागार, शौचालय की सारी सुविधाएं होती थी। दरवाजे मुख्य सड़कों की ओर ना खुलकर गली में खुलते थे। सड़क में दिक्कत आती है ना लोगों को, तो वो सड़कों पे नहीं खुलते थे, वो गलियों में खुलते थे। कई घरों में कुएं भी हमको देखने को मिले हैं, शायद वो ज़्यादा अमीर रहे होंगे जिनके पास वो कुएं थे। यहाँ पर आप ये चीज़ें फोटो देख सकते हो, ये नालियों का फोटो है, और ये है हमारे सुंदर, कितना सुंदर ईंट निर्माण कार्य है। और गली की तरफ खुलते दरवाजे और खिड़कियाँ, यानी कि यहाँ पे ऐसे ये गली जा रही है और यहाँ पे ये दरवाजे खुलते हैं, ऐसे गली जा रही होगी कोई, तो मस्त ही जुगाड़ बना रखा था। सरस्वती सिंधु सभ्यता कितनी पुरानी है, हमारे मन में ये सवाल आता ही रहेगा। गार्डन चाइल्ड के अनुसार यह सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी मानी गई है, जबकि मार्टिमर व्हीलर ने इसका अनुमान 2000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच का माना है।
परंतु नई खोजों के अनुसार यह सभ्यता 8000 साल पुरानी है। देखो ये पहले माना जाता था, मतलब जो पहले की हमारे पास किताबें थी ना, अभी ये किताब जो है इसी साल मतलब 2022 के अंदर बदली गई है। वीडियो बाद में देख रहे हो तो अलग बात है भाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किताब जब बदली गई है तो अभी कुछ नई चीजें हमें देखने को मिली इस सभ्यता में। पहले हम अंदाजा मारते थे 4000 का होगा, कोई मार रहा है 2-3 हजार के आसपास होगी, बट अब जो है हमें असल में सही तरीके से, क्योंकि अब हमारे पास वो मशीनें आ चुकी है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है। तो उसके हिसाब से अभी पता चला कि ये सभ्यता 8000 साल पुरानी है। और 8000 साल पहले भाई इतनी खतरनाक ईंटें भी थी उनके पास में, प्लस्तर भी वो करते थे, नालियां भी पक्की थी यार, कितने एडवांस लोग थे वो। अब हम उनकी ज़िंदगी के बारे में देखते हैं, वो ज़िंदगी में करते क्या थे। क्या वो खेती करते थे, जानवर पालते थे, तो कौन से पालते थे। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठ के सामने आते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो हमारा जनजीवन में कृषि। नगरों को देखकर लगता है कि ये लोग समृद्ध और खुशहाल थे। लोग नगरों के अतिरिक्त गांव में भी रहते थे। गांव में रहने वाले लोग खेती करते थे। खुदाई में मिले अवशेषों से प्राप्त पता चलता है कि ये लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान मतलब चावल जिसको बोलते हैं, तिल और सरसों उगाते थे। यानी कि यार सब कुछ उगाते थे खाने पीने का। कृषि जो है बैलों और ऊँटों की सहायता से हल से की जाती थी। ये हल जो है ना, ये जिसको ऐसा कुछ होता है, खिलौना हल मिला हमको ये। तो ये जो है ना, जो हल है ये आज से लगभग 20 या 25 साल पहले विलुप्त सा हो गया। अभी भी कुछ इलाकों में अभी भी चल रहा है ये। तो ये हल उनके पास 8000 साल पहले था। नदियों में तालाबों से सिंचाई करते थे, जो कि आजकल होती है हरियाणा के बहुत सारे हिस्सों में। पशुपालन के बारे में जानते हैं। पशुपालन में क्या है, कौन कौन से जानवर पाले हैं। वहाँ के लोग जो है ऊंट, बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हाथी, बहुत सारे जानवर ये पालते थे। बत्तख, खरगोश, हिरण, मुर्गा, तोता आदि जो है पक्षी भी वो पालते थे। ये सभी जानवर उनके कृषि कार्य, यातायात व भोजन में सहायता करते थे। कुछ को वो मार के खा जाते, कुछ से वो कपड़े बनाते, कुछ से वो सामान ढुआते। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग जानवर पाले जाते थे। पशुओं को वे झुंडों में चराने के लिए दूर दूर ले जाते थे, क्योंकि उस समय तो चरागाहें थी, उस समय जो खाने पीने की दिक्कत होती नहीं थी, हर जगह हरियाली थी। तो दूर दूर ले जाया करते वो चराने के लिए उनको, ताकि वो भी इंजॉय करें। अब अगला देखते हैं माप तोल। क्या उस समय भी ऐसी ताकड़ी हुआ करती थी, या फिर जो है कुछ और भी जुगाड़ थे तोलने के। ये चीज़ आपने देखी होगी, आजकल भी चलती है। जो आप कुछ सामान लेते हो तो ऐसे, अभी तो आजकल जो है आधुनिक कांटे भी आ चुके हैं, जिसमें मतलब सामान रखो और वो अपने आप बता देगा कितना वजन है। लेकिन अभी भी जो है बहुत सारी जगहों पे ऐसे जुगाड़ चल रहा है, जिससे जो है माप मतलब किसी वस्तु का वजन तोला जाता है। तो ऐसे जो है यहाँ पे धातु के हमको वहाँ पे उनके पास में से बर्तन भी मिले। ये कढ़ाई मतलब कढ़ाई बोल रहा हूँ, ये डेगची आप देख पा रहे हो, ये शायद थाली होगी इनके पास में। उसके अलावा हमें कुछ मिट्टी के बर्तन भी देखने को मिले, जिनके ऊपर कुछ कलाकृतियाँ भी करी गई थी। तो ये मटके और पानी वगैरह रखने का जुगाड़ रहा होगा उस टाइम पे। अब देखते हैं पता करते हैं क्या था वो। सुंदर आकार के चर्ट पत्थर के बाट, ये जो पत्थर है ना, ये चर्ट का नाम का पत्थर है। इसके जो है बाट जो अनेक स्थानों से मिले हैं, उनका माप एक समान है, यानी कि ये तोलने के होंगे। जैसे कि मान लो ये पत्थर 1 किलो का, ये 2 किलो का, ये 5 किलो का, ऐसे पत्थर बना दिए होंगे इन्होंने। तो ऐसा कुछ हिसाब रहा होगा। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। बड़ी और भारी वस्तुओं को तोलने के बाट भी हमको देखने को मिले हैं। पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी से बनी बहुत सारी चीजें भी मिली हैं। धातुओं को गलाना, ढालना, मिश्रण करना वे अच्छी तरह से जानते थे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनते थे। उस समय के बर्तन सोने से बनते थे। सोचो यार कितने अमीर लोग थे वो। अरे उस समय तो फ्री का था, कोई सरकार नहीं, कुछ नहीं होता होगा। मिट्टी के बहुत ही सुंदर बर्तन बनाने के लिए ये लोग प्रवीण थे, यानी कि बढ़िया बर्तन बनाने में ये एक्सपर्ट हो रखे थे। यहाँ से सुंदर मनकों के गहनों के अतिरिक्त अनेक बाट और फलक भी प्राप्त किए गए हैं। क्या आपने पत्थर के बाट देखे हैं? घरों में आजकल भी चला लेते हैं लोग, कुछ तोल के ऐसे जुगाड़बाजी करके पत्थरों के बाट भी चलते हैं। आपने कांसे के बर्तनों का उपयोग अपने घर में देखा है? अरे आजकल तो नहीं, आजकल तो स्टील के बर्तन आते हैं जिसमें आप अपना मुंह भी देख सकते हो। लेकिन पहले जो है कांसे के बर्तन ही चला करते थे। आज से 10-15 साल पहले कांसे के चलते थे।
अब देखते हैं हार श्रृंगार। क्या वो लोग जो है सजते धजते भी थे, मेकअप वेकअप भी करते थे, या फिर ऐसे ही था बस उनकी जिंदगी में। बहुत ही सुंदर आकार के। अब आपने हमने पता कर लिया है यार ऑलरेडी कि उनके पास वो हार बनाते थे सोने के चांदी के, बहुत खूबसूरत हार बनाया करते थे। अब देखते हैं क्या क्या और चीजें थी उनके पास में। बहुत ही सुंदर आकार के सोने चांदी और पत्थरों के गहने मिले हैं। चित्र में देखिए मनकों को कितना सुंदर तराशा गया है। अनेक मन के कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए हैं, जिनमें माला बनाने के लिए छेद किए जाते थे। ये वाले देख सकते हो, ये हमें को वहाँ पे उस समय के गहने मिले हैं। अरे अलग अलग समय में अलग अलग परंपराएं रही है। और उस समय हमें कंघा भी देखने को मिला, जो कि टूट जाता है यार समय के साथ में, लेकिन इतने साल के बाद भी जिंदा है, वो अजीब ही बात है। तांबे का दर्पण भी हमको देखने को मिला, ऐसे हाथ में पकड़ो, यहाँ पे जो है ये तांबे से अपना मुंह देखा करते थे। तो धीरे धीरे समय बदल गया, थोड़ा बहुत बदलाव आया, बट ज्यादा हमें बदलाव देखने को नहीं मिले। चित्र में बने गहनों को ध्यान से देखिए और पता कीजिए कि ऐसे गहने आज भी पहनते हैं क्या। देखो ऐसे गहने कौन पहनता आज, नहीं याद आया क्या? चलो मैं बता देता हूँ। ये जो गहने हैं इनको पहनते हैं आजकल आदिवासी लोग, जो है आम मतलब जो शहरों में लोग रहते हैं वो तो ऐसे पहनते नहीं है। तो आदिवासी लोग आज भी इन गहनों को, इसी टाइप के गहनों को पहना करते हैं। चलो देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के कुछ अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयांस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है, यानी कि उस समय कपड़े भी बनाए जाते थे। क्या बात है यार, हमने तो अभी तक पढ़ा था कि वो पत्ते वत्ते ढक के घुमा करते थे, लेकिन इस चीज ने इतिहास बदल दिया है। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, कपास उगाते थे और कपास से कपड़े बना करते थे। और यहाँ पे ये फोटो जो है ये बना देख पा रहे होगे आप, इसमें आप आराम से इजीली देख सकते हो कि इन्होंने जो है एक सोल ओढ़ी हुई है यहाँ पे, जिसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। चित्र में पगड़ी का पिछला हिस्सा देखिए, क्या ऐसी पगड़ी आज भी बांधते हैं जो पिछले की ओर से गर्दन से नीचे तक लटकती हो, ऐसा कुछ? तो आज भी ऐसी जो है पगड़ी बांधी जाती है। चलो व्यापार के बारे में जानते हैं, व्यापार कैसा था उस टाइम पे। आयात निर्यात। आयात निर्यात क्या होता है? एक देश से सामान लेना दूसरे से देना, ऐसे चलता रहता है, आज भी चलता है ये तो ये व्यापार कैसा था उनका? कच्चे माल की प्राप्ति कहाँ से होती थी उनको? तो देखते हैं। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे हमें पता चला है कि कपास से कपड़े बनते हैं, तो जो कपास है वो कच्चा माल होता है हमारा, और जो कपड़े हैं वो फिर पक्का माल बोलते हैं उसको, बनने के बाद में उसको बाजार में बेचा जाता है। तो वो कच्चा माल या तो प्रकृति से मिलता है या फिर जो है किसान या फिर पशुपालक उनको उगाते हैं, उनका उत्पादन करते हैं। जैसे धातुएं जो है वो प्राकृतिक रूप से मिलती हैं, जबकि कपड़ा बनाने के लिए कपास किसान के द्वारा उत्पादित होता है। तांबा, टीन, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों को वे दूर दूर के क्षेत्रों से मंगवाते थे। तांबा राजस्थान व पश्चिमी देश ओमान से मंगवाते थे। तांबा कहाँ से मंगवाते थे? राजस्थान से। पश्चिमी देश ओमान था एक, तो वहां से मंगवाते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन, मतलब कांसा बनाते हैं ना तो तांबे में टीन मिलाई जाती है, तो टीन तो यहाँ होती नहीं थी, तो इसका वो आयात करते थे आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से। कहाँ से करते थे? ईरान। आधुनिक ईरान क्यों कह रहे हैं? आज का जो ईरान है, जो जगह है जिसको हम ईरान के नाम से जानते हैं ना आज के टाइम पे, उस समय क्या पता क्या रहा होगा, बट जो भी है आधुनिक ईरान और जो अफगानिस्तान है तो वहां से मंगाते थे। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो यार ये सही था इनका, मतलब बाहर से सामान भी मंगाया करते थे। और ये देख रहे हो आप, ये किसका फोटो है? पहचानो जरा। वैसे आपने पढ़ लिया यार, चीटिंग कर रहे हो आप हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त है बंदर की फेयांस की मूर्ति। बंदर की हमको एक मूर्ति मिली है और जिससे आप आराम से पहचान भी सकते हो फेयांस। अब ये फेयांस क्या बला आ गई, देखते हैं। खुदाई में फेयांस से बनी एक कोई पत्थर की कैटेगरी होती है, पत्थर का नाम होता होगा। खुदाई में फेयांस से बनी मूर्तियां, मनके, चूड़ियां, बालें और छोटे बर्तन मिले हैं। फेयांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू जिसको हम रेत जानते हैं ना, जो घर बनाने के काम आता, वही रेत। तो बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनमें वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद
इन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के हरे हुआ करते थे। अलग रंग भी हो सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। और ये देखो यहाँ पे इस चित्र में आप देखोगे कि लोथल बंदरगाह के कुछ अवशेष मिले हैं, जहाँ समुद्र से आने वाली नावों से सामान उतारा और चढ़ाया जाता था। तो ये ऐसे ईंटें हमें देखने को मिली उस टाइम की यार, उस टाइम पे भी ऐसी ईंटें थी जो आजकल चल रही हैं। और यहाँ पे हमें इस चित्र में भंडार गृह, इसमें सामान अलग अलग बने चबूतरों में रखा जाता था, जो पहले अलग अलग कक्ष के रूप में होते थे। शायद लोग उखाड़ के ले गए इनकी ईंटों को। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। लोथल व धोलावीरा में बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि विदेशों से भी व्यापार होता था, बाहर से भी इनका सामान आता रहता था। मतलब यार ये सही थे, एडवांस थे बहुत ज़्यादा। चलो आगे देखते हैं, हम कुछ इनकी गतिविधियों के बारे में देखते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता का सबसे विस्तृत स्थान राखी गढ़ी, जो कि हिसार में पड़ता है, हिसार में है। राखी गढ़ी व अन्य स्थानों का भ्रमण करके इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अगर आप आसपास है तो घूम के आ सकते हैं वहाँ पे। अब देखते हैं मुहरों के बारे में। मुहरें कैसी थी, कैसे, मतलब जैसे हम क्या चलते हैं, हम अगर कोई सामान खरीदना है, 10 रुपये दे तुलतले खरीदने हैं आपको, तो आप क्या करोगे? आप जो है दुकान पे जाओगे, 10 रुपये दोगे और वो तुलतुले ले आओगे, है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सीन था। यहाँ पे भी ऐसा ही जो है ना, जैसे हम रुपए देते हैं तो वैसे ही इनके पास ऐसे जो है टुकड़े से हुआ करते थे, जिनको हम मुहर कहते हैं। तो इन मुहरों से वो सामान खरीदा करते थे। हड़प्पा के लोग सेलखड़ी की मुहरें बनाते थे। ज़्यादातर मुहरें आयताकार हैं, जिन पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। जैसे हमारे फोटो पर, मतलब रुपये पर किसके चित्र मिलते हैं? महात्मा गांधी के मिलते हैं ना। तो वैसे ही जो है इन पर जानवरों के चित्र मिलते हैं। मुहरों का प्रयोग एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने वाले सामान से भरे डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा। थैलों पर मुहर बंदी के लिए लाख आदि जैसी वस्तुओं का प्रयोग करके इन मुहरों से छाप लगाते होंगे, जिससे यदि कोई सामान के साथ छेड़छाड़ करे तो छाप टूट जाती होगी। जैसे आजकल पैकिंग वगैरह आती है तो उनमें काम आती होगी, निशान, पक्का निशान कर देते होंगे ये। अब देखते हैं हम हमारा अगला टॉपिक, जो कि है मनोरंजन के साधन। तो इन मनोरंजन के साधनों में हमें क्या देखने को मिलता है? मतलब हम लोग जो है ना पुराने ज़माने में खेला करते थे या नहीं, मन में सवाल उठेगा। मतलब पहले के लोग चलो काम करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन क्या वो खेलते भी थे? सोचने की बात है। तो जैसे हम आजकल क्या खेलते हैं, आजकल तो फ़ोन में बैठ के पबजी, फ्री फायर यही खेलते हैं। कुछ लूडो भी खेलने लग गए हैं आजकल। तो आप बताओ, आपको कौन सा खेल पसंद है? कमेंट में बताना मेरे को, मुझे भी जान के अच्छा लगेगा। अब इनके मनोरंजन के साधन के बारे में जान लेते हैं। इनके पास क्या था? खुदाई में बच्चों के मिट्टी के खिलौने व बड़ों के लिए द्वारा खेले जाने वाले शतरंज व चौपड़ के पासे मिले हैं। अन्य मनोरंजन के साधनों के अवशेष भी मिले हैं। यानी कि उस समय के लोग शतरंज खेला करते थे, चौपड़ के पास से खेला करते थे। जो महाभारत आप पढ़ोगे अगली क्लास में, 7th में आओगे जब, तो पढ़ोगे तो वहाँ पे पता लगेगा कैसे पासों के ऊपर पूरा युद्ध छिड़ गया था। उसके अलावा देखोगे बच्चों के कुछ खिलौने यहाँ पे मिले हैं। उसके अलावा और भी खिलौने हैं कुछ यहाँ पे, पता नहीं क्या क्या बना रखा है। तो ये सारा कुछ है। इतिहास में तिथियां कैसे पढ़ें, कैसे हम उन इतिहास जो है ना, जब हम पढ़ते हैं तो उनमें जो है तिथियां लिखी होती है। जैसे कि ऐसे लिख देंगे 10, 50। अब इसका क्या करें हम? तो इसको याद करने के लिए हमें पीछे इनके कुछ लिखा जाता है। तो अंग्रेजी में BC, जिसे हम हिंदी में ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं, ईसा पूर्व कहते हैं। यानी कि हुआ क्या था, देखो समय जो था ना, मतलब BC शुरू हुआ और वो ऐसे BC जो है घटता गया। मतलब मान लो 1000 से शुरू हुआ, जितना पुराना, ऐसे कोई स्टार्टिंग का नहीं पता हमको, कोई 1000 BC हो सकते हैं, वो नोट कुछ फिक्स नहीं है मामला यहाँ पे। मान लो 1000 से शुरू हुआ। एक तो है 1000 ईसा पूर्व, BC जिसको बुला रहे हैं ना हम, ईसा पूर्व जानते हैं। तो ईसा पूर्व अगर हम 1000 ईसा पूर्व देखें तो, और एक जगह पे हम देखिए यहाँ पे 500 ईसा पूर्व, तो ईसा पूर्व। तो अब आप बोलोगे भाई कौन सा ज़्यादा पास है, कौन सा ज़्यादा बड़ा साल है, पुराना है? तो ये है पुराना। जितना बड़ा ईसा पूर्व होगा उतना बड़ा होगा, और छोटा होगा तो हमारे क्लोज होगा। जैसे कि अभी देखो, हमसे पहले साल, अभी मैं 2022 में ये वीडियो बना रहा हूँ, आप जब भी देख रहे हो कोई बात नहीं, सब बढ़िया है। बट यहाँ पे देखो, अभी मैं बोलूँ कि मेरे से पहले वाला साल कौन सा था? 2021 था ना।
अब यहाँ पे इनमें अगर नंबर देखो, गणित के हिसाब से देखें तो कौन सा बड़ा नंबर है, ये या ये? तो ये है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था, उस समय उल्टा था, 1000 बड़ा होना चाहिए इस हिसाब से। तो मतलब एक मैं बोलूँ कि 500 और एक बोलूँ मैं 1000, तो अब इनके हिसाब से देखें तो 500 छोटा है, 1000 बड़ा है हमारा, तो मतलब 500 के बाद 1000 आना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे उल्टा सिस्टम चलता था ईसा पूर्व में। मतलब कि पहले ये जो है ना ईसा, क्या ईसा का जो है ना, ये ईसा लिखा हुआ है ईसा पूर्व, तो ईसा जो है ना एक भगवान है, तो उसी के नाम से इनका शुरुआत हुई थी। तो उसके जन्म से कितने साल पहले, तो ऐसे ही इसी हिसाब से इनको गिना जाता है। तो मतलब बड़ी जो बड़ी वैल्यू होगी अगर ईसा पूर्व में, तो उसका मतलब है वो उतनी ही ज़्यादा पुरानी है, उतनी ही ज़्यादा दूर है हमसे वो समय। ठीक है, तो चलो आगे समझते हैं इन्होंने भी कैसे हमको एक्सप्लेन किया है आसान भाषा में। BC का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, वह EP का मतलब होता है ईसा पूर्व। कभी कभी हम तिथियों से पहले AD लिखा पाते हैं, जैसे कि 500 AD ऐसे लिख देंगे। और हिंदी में AD की जगह हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 500 ई लिख देंगे। कई जगहों पे क्या लिखेंगे, ई और पै उ लिखेंगे, कई जगहों पे खाली ई और डॉट सी लगा देंगे। ये लिखते हैं। AD का अर्थ होता है एनो डोमिनी, जो लैटिन शब्दों से बना है और जिसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। यानी कि ई का मतलब है यहाँ पे ईसा मसीह जो जन्म हुआ था उनका, भगवान है, पवित्र भगवान है बहुत सारे लोगों का, तो उसके हिसाब से इनको गिना जाता है। इसका सामान्य अर्थ ईसा के बाद के वर्षों से किया जाता है। यानी कि 500 ईस्वी का मतलब है यहाँ पे जब ईसा मसीह जो है पैदा हुए, उनका जब जन्म हुआ, तो उसके 500 साल के बाद, ठीक है ना। अगर ईसा पूर्व लिखेंगे तो ईसा के जन्म से 500 साल पहले, ठीक है ना, याद रख लोगे। ये काम का है और आने वाली क्लास में बहुत काम आएगा, आने वाले चैप्टर्स में भी बहुत काम आएगा, तो इसीलिए ये आपको बता रहे हैं। बहुत अच्छे से समझना इस कंसेप्ट को। देखो बार बार कोई बताने नहीं आएगा आपको कि भाई ये चीज़ें हैं, ये काम आएंगी। मैं बता रहा हूँ, मैंने एक्सपीरियंस करी है ये चीज़ें, तो ये बहुत काम की चीज़ें हैं और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेके। तो ये डाउट अपने बहुत आसान है, क्लियर कर लेना। अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे जाके वीडियो को वापस समझ लो। अब ईसा के जन्म से पहले से है, इसका सामान्य अर्थ ईसा के बाद के वर्षों से के लिए किया जाता है। हिंदी में ई से अर्थ हुआ ईसा के जन्म से। कभी कभी AD की जगह CE या BC की जगह BCE का प्रयोग हम करते हैं। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और BC का मतलब बिफोर कॉमन एरा के लिए हम करते हैं। हम इन शब्दों का प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब क्रिश्चियन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया। मतलब बहुत सारे जगहों पे वो जो है ना एक T वाली जो शेप होती है, एक भगवान है जो ऐसे सा है ना, वो कॉमन हो चुका है, भारत में भी आने लग गया आजकल। तो भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पहले आरंभ हो गया था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग भी होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। तो BP वैसे लिखा नहीं मिलता हमको आमतौर पे। देखो इतना डाउट क्रिएट नहीं करना हमें हमारे दिमाग के अंदर। हमें जो किताबों में मिलेगा वो तो ई पू मिलेगा या फिर खाली ई लिखा हुआ मिलेगा, इन दो को याद रखो बस, ठीक है। ईसा मसीह एक भगवान है, उसके जन्म से पहले को हम ईसा पूर्व कहते हैं। और जितना बड़ा वो समय होगा, उसके आगे मान लो 1000 2000 लिखा हुआ है, तो जितना बड़ा होगा ई पू, तो वो उतना ही पुराना होगा। अगर ई की बात करें तो ई जितना बड़ा होगा तो वो बड़ा होगा, मतलब वो इतना ही नया होगा, ताजा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ अवशेषों का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। ये चैप्टर वैसे आई थिंक तो मुझे लग रहा है खत्म हो चुका है आपका, और यहाँ पे कुछ अवशेषों के निरीक्षण हम करने वाले हैं। हाँ, बस हमारा निरीक्षण बचा है और हम निरीक्षण करके चिल करने वाले हैं हम। देखो ये एक फोटो दिख रहा है आपको। सरस्वती सिंधु सभ्यता में हमें वट वृक्ष की पूजा के अनेक प्रमाण मिले हैं। क्या आज भी हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं? आप सोचना, आपको जवाब देना है। आपसे सवाल पूछे गए हैं यहाँ पे। अगर आपको लगता है पूजा करते हैं तो टिक्का मार देना है, नहीं करते तो कांटा मार देना है। अपने मन में सोचो, और मतलब ऐसे ही प्रैक्टिस है ये जस्ट, ठीक है ना। तो क्या हम पूजा करते हैं वट वृक्ष की आज के टाइम पे? तो शायद मेरे हिसाब से तो नहीं करते। करते होंगे तो कुछ इलाकों में चलती होगी, हमारे यहाँ नहीं होता। अपने अपने एरिया का अपना अपना देख लेना तुम। खुदाई में सन्यासी के कमंडल मिले हैं, ये लोटा सा। आज भी सन्यासी कमंडल रखते हैं? हाँ, ये रखते हैं, आज भी रखते हैं। वो जो है उसमें से धुआं निकालते रहते हैं। खुदाई में हमें तुलसी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। क्या आज भी तुलसी की पूजा होती है? हाँ जी, बिल्कुल होती है।
अनेकों हवन कुंड हमें खुदाई में मिले हैं। क्या हवन करने की परंपरा आज भी है? हाँ बिल्कुल है, हवन करने की परंपरा आज भी चली आ रही है। आगे देखते हैं, 7 महिला व पुरुषों द्वारा मांगलिक कार्यों में परंपरा निभाने के प्रमाण मिले हैं। क्या आज भी है सत लगैया का रिवाज आज भी है? मुझे नहीं लग रहा होगा। शिवलिंग की पूजा के प्रमाण हमें मिले हैं। आज भी शिवलिंग की पूजा करते हैं? अरे कौन नहीं करता भैया। चित्र में ये जो चित्र है, एक महिला 2 शेरों को अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए हैं, जो दुर्गा के आरंभिक रूप को दिखाता है। क्या आज भी दुर्गा माता की पूजा होती है? हाँ होती है। शिव की पूजा के अनेक प्रमाण मिले हैं। क्या आज भी शिव की पूजा होती है? हाँ होती है। खुदाई में देवी की पूजा के अनेक प्रमाण मिले हैं। क्या देवी की पूजा आज भी करते हैं? देवी अब पता नहीं कौन सी है, जो भी है पूजा तो सभी देवियों की करते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग कुबड़ वाले नंदी की पूजा करते थे। क्या आज भी हम नंदी की पूजा करते हैं? हाँ कुछ इलाकों में करते हैं, कुछ में हम नहीं करते। एक व्यक्ति जो अनेक जानवरों के साथ है तथा सर्प को यानी सांप को हाथ में पकड़े हुए है, जिसे पशुपति शिव माना जाता है। क्या सर्प पूजा, सांपों की पूजा आज भी होती है? हाँ कुछ इलाकों में होती है। मोहनजोदड़ो से खुदाई में कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो अपने पूरे हाथों में आभूषण पहने हुए हैं। ये देख रहे हो ये वाले। क्या आपने ऐसे आभूषण धारण करने वाली महिला देखी है? मैंने नहीं देखी, क्योंकि भैया इतना सोना कहाँ से लाए, सोना ही नहीं मिल के देता आजकल तो। चलो ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो आपके काम आएंगी एग्जाम में। मेहरगढ़ में कपास की खेती 7000 साल पहले हुआ करती थी। सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों के अंत की शुरुआत 3900 साल पहले हो गई थी। 1300 मतलब 1300 जो है ईसा पूर्व आते आते, ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ, याद आ गया ना क्या बात कर रहा हूँ मैं। 1300 ईसा पूर्व आते आते ये खत्म हो गया सिस्टम, ये पूरी सभ्यता बर्बाद हो गई। और लगभग 8000 ईसा पूर्व से इसकी शुरुआत मानी जाती है कि उसके टाइम के आसपास इनकी शुरुआत हुई होगी। नगरों की स्थापना की शुरुआत लगभग 4700 साल पहले हो गई थी। सरस्वती सिंधु सभ्यता 8000 साल पुरानी है, यानी कि इस समय लोग बसने शुरू हुए थे और 4700 ईसा पूर्व के आसपास आते आते जो है वो इनकी जो है शुरुआत हो चुकी थी, हमारी मतलब शहर वगैरह बनने लग गए थे। तो ये था आपका टोटल इस चैप्टर के अंदर। बाकी इनमें प्रश्न उत्तर भी देखने को मिल रहे हैं ना, बहुत आसान से प्रश्न उत्तर है। अगर आपको प्रश्न उत्तर की वीडियो देखनी है प्लेलिस्ट में चले जाओ। अगर प्रश्न उत्तर कॉपी किताब में लिखने हैं तो है तो वीडियो देख के पॉज कर करके देख लेना, या फिर मैंने लिख रखे हैं डायरेक्ट पेज पे चले जाओ, वहां पर आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, प्रश्न उत्तर भी मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे और पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी मिलेंगे। वीडियोस देखनी है वीडियो देख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। और हाँ अगर चैप्टर ऐसे लगता है कि भैया ऐसे तो तुमने पढ़ा तो अच्छा दिया, मजा भी आ गया, समझ भी सब कुछ आ गया, लेकिन हमें भैया इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है, हमें जल्दी जल्दी चाहिए, तो जल्दी जल्दी में भैया कुछ चीज़ें होंगी, कुछ छूट भी जाएंगी। अगर पूरा अच्छे से समझना है तो ऐसी वीडियो देखो, अगर अच्छे से नहीं समझना, थोड़ा ठीक ठाक समझना है कि हाँ बस कहानी का पता लग जाए हमको, बाकी हम चिपका देंगे अपने पास से, तो अगर आपका हाल ऐसा है तो आपके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, जिसके अंदर मैंने छोटी वीडियो है, बहुत छोटी है इसके कंपैरिजन में, और वहां पर भी ये सेम चैप्टर करवा दिया गया है। तो 2 तरीके से मैंने करा दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना पड़े, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।